नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे लोकसभा अर्थात हाउस ऑफ द पीपल के बारे में। तो साथियों शुरू करते हैं। लोकसभा, जिसे जनता का सदन इसलिए कहते हैं साथियों क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, इसलिए इसे जनता का सदन या लोकप्रिय सदन या अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 5 साल बाद इसका विघटन कर दिया जाता है और नई लोकसभा का गठन होता है, इसलिए इसे अस्थाई सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन। और या इसे निम्न सदन भी कहते हैं। इन नामों की चर्चा संविधान में नहीं है साथियों, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा के गठन के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। तो साथियों अनुच्छेद 81 बताता है लोकसभा के बारे में अर्थात हाउस ऑफ द पीपल के बारे में। अनुच्छेद 81 में निम्न सदन, जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थाई सदन के बारे में चर्चा नहीं है। तो अब जानते हैं इसकी संरचना, इसका गठन कैसा है, इसके गठन के बारे में। साथियों जो लोकसभा है यह 550 सदस्यों से मिलकर बन सकती है अर्थात जो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह की गई है 552। अधिकतम सदस्य संख्या 552 है साथियों वह है 552। अधिकतम जो सदस्य संख्या है 552। इस 552 में से 530 सदस्य राज्यों द्वारा निर्वाचित होंगे, और 20 सदस्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अर्थात केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संघ राज्य क्षेत्र उनको कहा जाता है, ऐसे राज्य क्षेत्र जिन पर केंद्र का शासन होता है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो 20 जो सदस्य होंगे वह संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होंगे, और 2 सदस्य जो होंगे साथियों यह होंगे 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। कौन से होंगे ये? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और कौन होंगे ये? आंग्ल भारतीय अर्थात 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो आंग्ल भारतीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है क्योंकि जब राष्ट्रपति को ये एहसास होता है कि जो 550 सदस्यों की संख्या वाली जो हमारी लोकसभा है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से या आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह आंग्ल भारतीय समुदाय से
दो सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा के लिए। तो टोटल अधिकतम संख्या है, कुल अधिकतम संख्या लोकसभा की है वह है 552। कितनी है साथियों? 552। लेकिन वर्तमान जो संख्या है वह है 552 नहीं है, वह है 545। क्योंकि 530 में से जो सदस्य वर्तमान में चुने जाते हैं राज्यों द्वारा, वह चुने जाते हैं 524। कितने चुने जाते हैं साथियों? 524। और 20 सदस्य जो संघ निर्वाचित क्षेत्रों में से चुने जाने होते हैं, उसमें से चुने जाते हैं 19 सदस्य। कितने? 19 सदस्य। और यहाँ से चुने जाते हैं 2। तो 524 और 19 543 प्लस 2, तो ये सब जोड़ के हमारा आया साथियों 545। अर्थात वर्तमान जो संख्या है लोकसभा की वह है 545। तो साथियों एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अधिकतम जो लोकसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है वह 552 हो सकती है। उसमें से 530 सदस्य राज्य द्वारा चुने जाने होते हैं, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चुने जाने होते हैं, 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन 530 सदस्यों में से अभी वर्तमान में 524 सदस्यों का चुनाव राज्यों से होता है और 20 सदस्यों में से 19 सदस्यों का चुनाव संघ राज्य क्षेत्रों से होता है और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। इसलिए अभी वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वह है 545। कितनी है साथियों? 545। अब जानते हैं चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। निर्वाचन। जो लोकसभा का निर्वाचन होता है साथियों, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। सबसे पहली बात है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और गुप्त मतदान होता है। आपने देखा होगा, क्योंकि यदि आप 18 वर्ष या उससे ऊपर एज वाले हैं तो आपने मतदान में भाग लिया होगा। आप जानते होंगे जो मतदान होता है वह गुप्त मतदान होता है। और इसमें क्या होता है, पूरे देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में, अर्थात पूरे देश को प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। अर्थात पूरे देश को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है। तो जो चुनाव पद्धति है वह कैसी है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पद्धति। कैसी है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। अर्थात प्रत्येक प्रदेश के लिए, अर्थात प्रत्येक राज्य के लिए जो लोकसभा सीटें हैं वो निश्चित की गई हैं। और जो लोकसभा सीटें हैं वह प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को उन लोकसभा सीटों का जो अनुपात होगा, अर्थात प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और सीटों का जो अनुपात होगा वह सभी राज्यों में समान होगा। अर्थात प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या अपनाया गया है साथियों? प्रादेशिक। अर्थात पूरे देश को विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। और ये निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, अर्थात जो एक निर्वाचन क्षेत्र होगा उस निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य निर्वाचित होगा। अर्थात एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है
वह है साथियों कि इस पद्धति के अनुसार जिसे सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही चुनाव में विजयी प्राप्त होगा, और जिस पार्टी को सबसे अधिक सदस्य मिलेंगे वही पार्टी सत्ता में आएगी। अर्थात इसे कहते हैं फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। इसे क्या कहते हैं साथियों? फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या कहते हैं साथियों? फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसे कहते हैं साथियों फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं पहले खंबा छूने की प्रथा। अर्थात एक खंबा होता है, उसे जिस व्यक्ति ने पहले छू लिया, अर्थात जिस पार्टी ने पहले छू लिया या जिस व्यक्ति को अधिकतम मत मिलेंगे वही व्यक्ति विजयी होगा। हमने राज्यसभा में देखा था, वहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। अर्थात वहाँ यदि किसी व्यक्ति ने निश्चित कोटा नहीं प्राप्त किया तो दूसरे राउंड की गणना होती है, तो उसमें सभी व्यक्तियों को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले खंबा छूने की प्रथा होती है, अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, उसके माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं। ये तो थे इसके महत्वपूर्ण शब्द। और अब जानते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है। इसका कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति उससे पहले भी उसे विघटित कर सकते हैं। तो इसमें परंतु जोड़ते हैं, एक परंतु। राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले विघटन किया जा सकता है। और दूसरा, कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है, चुनाव कराने यदि संभव नहीं हो तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार। तो साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल है सामान्य तौर पर 5 वर्ष का है, लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा विघटित कर दिया जाता है। और दूसरा, इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है इसकी बढ़ाने की जो होती है। अब जानते हैं कि कौन व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, अर्थात योग्यता क्या होगी जिसके योग्यता, अर्हता भी बोलते हैं इसको। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण बात है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है आयु 25 वर्ष। आयु 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तीसरा हो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अर्हता धारण करता हो, अर्थात संसद समय समय पर इस संबंध में जो भी विधि बनाएगी योग्यता संबंधी, उस विधि को उस अर्हता को, उस योग्यता को धारण करता हो। संसद की विधि के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई योग्यता धारण करता हो। यह है इसके
अर्हता, इन 3 शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, अर्थात उम्मीदवार हो सकता है। अब जानते हैं निरर्हता क्या है। अयोग्यता या अयोग्यता, अयोग्यता क्या है? अयोग्यता है साथियों, सबसे पहले वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया या विकृचित न होना चाहिए। विकृचित का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास सोचने या समझने की शक्ति नहीं होती है, अर्थात पागल व्यक्ति को ही विकृचित व्यक्ति को कहते हैं। और दिवालिया जो होता है, किसी बैंक द्वारा दिवालिया घोषित हो, अर्थात किसी ने ऋण लिया हो और उस ऋण को बैंक को न चुका पाया हो, ऐसे व्यक्ति को बैंक दिवालिया घोषित करता है, अर्थात बैंक द्वारा दिवालिया घोषित न हो ऐसा व्यक्ति अयोग्य होगा। किसके लिए? लोकसभा के सदस्य के लिए। दूसरा, 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य घोषित न हो। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है साथियों। तो 10वीं अनुसूची के अनुसार, जो 10वीं अनुसूची है हमारी, उसके अनुसार अयोग्य घोषित न हो। 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्य नहीं हो, अयोग्य नहीं। 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया हो ऐसा व्यक्ति भी अयोग्य होगा। और जो तीसरी चीज है, जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वह है कि न्यायालय द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक के लिए दोष सिद्ध करार न दिया गया हो। और जो चौथा है वह है किसी भ्रष्टाचार का दोषी न पाया गया हो। किसी भ्रष्टाचार का यदि दोषी है तो वह व्यक्ति भी, भ्रष्टाचार का दोषी व्यक्ति भी अयोग्य होगा, अर्थात भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध व्यक्ति, भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्ध व्यक्ति भी इसके अयोग्य होगा। तो ये है इसकी निर्योग्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब जानते हैं साथियों कि इसकी जो सदस्यता है यह कब तक बनी रहती है, अर्थात जो सदस्यता है वह जो है 5 वर्ष के लिए जो निर्धारित समय सीमा है लोकसभा की, तब तक जो लोकसभा का सदस्य है वो अपना कार्यभार संभालेगा, अर्थात उस अवधि के लिए वह सदस्य बना रहेगा। लेकिन यदि वह संसद को बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, सदन को बिना बताए 60 दिन अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। या वह त्यागपत्र दे देता है। त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष ने उसके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया हो तो व्यक्ति सदस्यता से निर्हरित घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरा है न्यायालय द्वारा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया हो। चुनाव अवैध घोषित हो। अवैध घोषित किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। अवैध घोषित न्यायालय द्वारा। तो न्यायालय द्वारा जब चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह लोकसभा में चुनकर आया है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अगला है वही, अर्थात किसी न्यायालय द्वारा उसे दोष सिद्ध करार न दिया गया हो। यदि न्यायालय उसे दोष सिद्ध करार दे देता है
तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं लोकसभा के बारे में। तो साथियों, आज हमने जाना लोकसभा की संरचना के बारे में। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें और है साथियों, क्योंकि जो लोकसभा है, ये लोकसभा है, इसको संचालित करने के लिए ये 545 सदस्यों से मिलकर बनी है। अभी इन सदस्यों को जो सदन में अनुशासित करता है और इनके लिए विभिन्न नियम कानून बनाता है, वह होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष होता है और इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है। कौन होता है? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष भी सदस्यों में से ही चुना जाता है। लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य नहीं करता, अर्थात उपाध्यक्ष भी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और लोकसभा अध्यक्ष भी स्वतंत्र। यदि लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, क्योंकि इनके पास बहुत सारा काम होता है संसदीय मामलों से संबंधित, तो उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। तो दोनों जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सदन के सदस्य होते हैं। तो साथियों, आज जाना हमने लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, और जो परीक्षा की दृष्टि से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन करते जाइए। जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लगता है कि इसे नोट करना चाहिए तो उसको नोट कीजिए, उस बिंदु को। तो साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।